चलिए आज से ना हम लोग ना MIS एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग का ना सबसे स्क्रैच लेवल 0 लेवल से शुरू करेंगे। उस दिन तो डेमो क्लास सेशन था। आज से हम लोग सीखने और सिखाने की परंपरा शुरू होगी। देखिए, जब हम लोग उस टेम्पलेट की बात कर रहे थे तो ये जो ट्रेनिंग है इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं? बेसिक एक्सेल विथ रिपोर्टिंग। खाली एक्सेल ही नहीं है, उस एक्सेल को सीख के हम ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट कैसे बनाएंगे ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि जिस एक्सेल की चर्चा करने जा रहे हैं उस एक्सेल के बारे में भी पता होना चाहिए और वो भी विधिवत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम उस पर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड या और भी तमाम तरह के ना हम लोग उस पर जो काम करेंगे उससे पहले ना जिस एप्लीकेशन पर हम इतनी सारी चीजें लेकर चलने वाले हैं पहले उस एप्लीकेशन का परिचय हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं एक्सेल एक्चुअल में है क्या। एक बार ना रिक्वेस्ट आप लोगों से ना कि म्यूट कर लीजिएगा, जब क्वेरी पूछनी होगी तब अनम्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज म्यूट रहने दीजिएगा। देखिएगा, मैंने बताया ही था कि हम लोग ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे लेटेस्ट वर्जन पर पढ़ेंगे। लेटेस्ट वर्जन पढ़ने का तात्पर्य यह है कि अगर इससे लोअर वर्जन पर कहीं काम हो रहा होगा ना तो हम तो अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए बंदा कॉलेज से ग्रेजुएशन है तो कोई थोड़े पूछेगा कि हाई स्कूल किया है कि नहीं किया, तो किया ही होगा। इसीलिए हम लोग सबसे लेटेस्ट वर्जनों पर चलेंगे। सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 365 का वर्जन। ठीक है, इस वर्जन पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो हम लोगों का MS एक्सेल है, ठीक है, जिस एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये एक्सेल पता है इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था कब? ये जो हम लोग का MS एक्सेल का वो दौर था कब? 1989 था। 1989 में ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसे मिला? सॉरी, ये लोटस से माइक्रोसॉफ्ट को मिला था। तो जब ये उस समय मिला था ना तो जैसे कैलकुलेटर नहीं होता है, ये स्प्रेडशीट नहीं था। कैलकुलेटर की तरह ना ब्लैक स्क्रीन में मतलब ओनली क्या था, कैलकुलेशन करने के लायक था। जो आज हम लोग चार्ट, ग्राफ, तमाम सिनेरियो देखते हैं, ऐसी दुर्लभ चीजें उधर नहीं हुआ करती थी। मतलब उस दौर में जब एक्सेल मिला था माइक्रोसॉफ्ट को तब ये क्या हुआ करता था? CUI। CUI का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब जो डॉस नहीं होता ब्लैक स्क्रीन टाइप का। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे गोद लिया तो 1992 में मतलब 3 साल के बाद इसको उसने क्या बना दिया? 1992 में इसको GUI बना दिया। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो हम लोग इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्राफ, चार्ट, एक से एक रंगीन कलर के रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड देखते हैं, वो किसकी देन है? GUI। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ दे देते हैं ना। देखिए, अगर माना जाए ना कि सही तरीके से तो एक्सेल का जन्म 1992 में ही हुआ। 1992 से लेकर के आज हम लोग किस दिन साल में जी रहे हैं? 2023 में। इस बीच में क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जब 1992 में इसका जन्म हुआ होगा तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंटों के लिए काम आता होगा। लेकिन आज जब हम इतना डिजिटल और इतने तरह के एनालिटिक्स वर्ल्ड में जी रहे हैं और एक से एक मार्केट में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग के टूल्स है, डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कंपनियों ने खोल रखे हैं, उस दौर में भी एक्सेल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और एक्सेल 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 ना 1992 से लेकर के और आज तक एक्सेल जो 2000 हम लोगों का लेटेस्ट वर्जन है, मान के चलिए कौन सा? ऑफिस 365 है। तो यहाँ से लेकर के जैसे नहीं होता है कि समय समय पर अपने आप को परिवर्तित न किया जाए तो फिर वो क्या होता है, आदमी डिस्पोजल की अवस्था में आ जाता है।
तो इसने क्या किया, समय समय पर अपने आप को क्या करेगा, वर्जन वाइज चेंज करता गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के जिस सबसे लेटेस्ट वर्जन पर हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, ये ऑफिस 365 पर इधर आ रहे हैं, तो हम लोग अगर चेक करना हो कि ये एक्सेल का कौन सा वर्जन है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 के बाद कितना बार चेंज किया है वर्जन। तो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल और बहुत ही इजी फंक्शन होता है, वो आप में भी चलेगा। उसका नाम क्या होता है, इन्फो। इन्फो करके और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है ना कि वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आ रहा है कि नहीं, और यहाँ टैब मारेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। देख रहे हैं 16 बार चेंज हो चुके हैं, ठीक है, 16 बार। तभी आज का एक्सेल देखेंगे ना, हम लोग उस दौर के जीने वाले लोगों में से डिफरेंट रहेंगे, जिनको ये पता था कि एक्सेल में भी लुकअप एच लुकअप होता है, अब उससे आगे निकल चुके हैं। उसमें एक से लुकअप आता है, उसमें फजी लुकअप आता है। किसी जमाने में हम लोग पाइवट टेबल की बात करते थे, अब यहाँ पावर पाइवट आ गया है। एक्सेल के 99 फंक्शनों का ना अंतिम संस्कार हो जाता है जब हमारे पांव चरण पावर क्वेरी में पढ़ते हैं। सबका दर्शन मैं कराऊंगा, आइएगा देखिएगा, एक से एक लाजवाब ना वो इसमें ना पावर व्यू, पावर मैप, पावर एप्स से रिलेटेड ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे टूल्स भर दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, मजा आ जाएगा। ठीक है, हम लोग वो नहीं रहेंगे कि पहले वाले एक्सेल के तुलना नहीं करेंगे, एकदम लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वर्जन का नंबर हो गया, वर्जन का नेम नहीं हुआ। इससे तो हमें ये प्रमाणित नहीं होता है कि 2021 है तो ऑफिस 365 है। तो ये क्या हो गया, ये वर्जन के नंबर हो गए। आप लोग सुन पा रहे हैं ना, साफ आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस सर, यस सर। ठीक है, जी सर, ये आ वर्जन रहा है। नंबर है ना 16.0। अगर कोई ये कहे कि एक्सेल ओपन हुआ पड़ा है, और कोई ये कहेगा कि आप ये बताइए कि ये ऑफिस 365 है 2021 है, इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, फाइल पर। तो फाइल पर यहाँ अकाउंट पर चले जाएंगे, और अकाउंट से ना ये दिया गया है ना कि माइक्रोसॉफ्ट 365, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दे देंगे ना, यहाँ पर क्लिक करके दे दिया जाएगा। यहाँ पर मतलब ये तो पूरा डिटेल्स ऐसे दे दिया गया, और यही अबाउट एक्सेल में दे देते। ये कौन सा है, 2021 से, ठीक है, 2021 का वर्जन है। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए, ठीक है, जैसे आप ही से पूछे कहाँ गए थे, तो बताइए ना, अभी कहाँ कहाँ गए थे? अकाउंट में गए थे, सीधे यहाँ से अबाउट में गए थे। के साथ में आपके इस आंसर को सर्वसम्मति से रिजेक्ट किया जाता है। होम में नहीं गए थे, मैं जा रहा हूँ होम में, दिखाइए कहाँ गए थे। फाइल में फाइल में गए थे। ये चेक करने की जरूरत है कि हम कितना ध्यान से देख रहे हैं, और ऐसे मैं चेक करता रहूंगा। ये मेरे को जन्म सिद्ध अधिकार मिला है, मैं करूंगा चेक। और वो सो रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए यहाँ पर क्या लिखूं ताकि बच्चे घर पर अपना देखना चाहें, तो वो पाठ क्या होगा, आप बताइए क्या लिखे, कहाँ गए थे? अब तो लगभग यार डिस्कशन भी हो गया उसका। फाइल में गए थे, फाइल के बाद कहाँ गए थे? आप लोग भी बोलते रहिएगा, आप लोग भी। गो टू फाइल, गो टू कहाँ गए अकाउंट, थे? About Excel। देन अबाउट एक्सेल, और ये क्या हो जाएगा, वर्जन का नेम आ जाएगा, जो भी वर्जन है ना उसका नाम आ जाएगा, याद रहेगा ना? ठीक है, देखिए हम लोग दो ही एक्सेलों पर काम किया करेंगे, या तो कौन सा होगा, ऑफिस 365 होगा, और नहीं तो कौन सा होगा, ऑफिस 365 या 2021। ठीक है, ये दोनों ना ट्रायल वर्जन पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कहां से? माइक्रोसॉफ्ट के साइट से। 1 मंथ के लिए फ्री मिलेगा, फिर ना इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री है यहाँ के जो फ्री में सब कुछ देते हैं, तो हम एक्सेल क्यों खरीद के यूज करें, वो भी फ्री में यूज करेंगे। तो 1 महीना ना ऑफिस 365 का आप क्या कीजिएगा कि आप एक आईडी पर चलाइएगा, जब वो आईडी पर लगेगा कि अब नहीं चलेगा तो दूसरी आईडी बदल देंगे। आईडी में कौन जीएसटी लगता है, खाली जीमेल की आईडी बदलनी है। ठीक है, तो 2-3 महीना में तो कोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद तो जिस कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे वो कंपनी देगी, हमें क्या टेंशन।
खरीदना नहीं है ऑफिस 365। देखिए ऑफिस 365 एक्सेल के और वर्जनों से डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के जितने भी वर्जन निकाले हैं सारे वर्जन क्या थे, प्रीपेड होते थे। उसको ना ये इसकी भाषा में प्रीपेचुअल कहा जाता है। प्रीपेड को प्रीपेचुअल कहा जाता है, मतलब आप एक बार खरीद लिए ना तो आप उसको यूज कीजिए या जो मन करे आप कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार आपसे पैसा ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट के हिस्ट्री में पहली बार ऑफिस 365 आया। 365 का मतलब क्या है, ये साल के 365 दिन अपडेट होते रहता है। इसका आपने एक बार ना मतलब ले लिया, मतलब एक बार लिए, ये मंथली रेंटल वाइज चलता है। मतलब एक बार में बहुत ज्यादा ना पैसा नहीं लगेगा, 400-500 के आसपास लगता है, और एक साथ 6 डिवाइसेस पर आप चला सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा सब्सक्रिप्शन वर्जन है। तो सब्सक्रिप्शन ये है कि मान लीजिए कि हमें 4 महीने की जरूरत है तो 4 महीने के लिए यूज किए, अब नहीं जरूरत है तो बंद कर दिए, फिर भविष्य में जरूरत पड़ी तो फिर ले लीजिए। ठीक है, लेकिन प्रीपेचुअल में ऐसा नहीं था, वो आपने एक बार खरीद लिया तो आप यूज कीजिए और चाहे उसका छोड़ दीजिए, डिस्कार्डेड कर दीजिए। ठीक है, तो ऑफिस 365 की खूबसूरती ये है कि ये हमेशा अपडेट होते रहता है। ठीक है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। इस ऑफिस 365 के लिए कतई जरूरी नहीं है कि आपके ना मतलब सिस्टम पर एक्सेल का इंस्टॉल होना। ठीक है, आप आपने इसकी आईडी ले रखी है, आप किसी भी सिस्टम पर जाकर अपना एक्सेल ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आप लॉगिन करेंगे और आप डेटा तो वन ड्राइव में जाएगा ही। वन ड्राइव 1 टीबी का स्पेस देता है। तो वो दौर बीत गया जब हम लोग क्या करते थे कि कोई डेटा या कोई इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में लेते थे और किसी दूसरे जगह जाकर हम यहाँ पर जो भी फाइल है ना सब कुछ सेव होगा, और जो आपको क्लास भेजते हैं छोटे भाई वो बिहार में बैठे हैं, वहां से क्लास भेज दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आप मेरी लॉगिन आईडी लेकर के आप अपने लैपटॉप पर खोलेंगे सब कुछ निकल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब वो दौर बहुत गुजरे जमाने की बात हो गई कि जब हमें फाइल किसी फोल्डर में सेव करके स्पेसिफिक लोकेशन पर रख के ट्रांसफर करना ही, ये पूरा वन ऑफिस 365 पर वन ड्राइव के परमाइसेस में है। जो भी एक्टिविटी हो रही है इसको कनेक्ट करके मल्टीपल लोकेशनों से इस सिस्टम पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेल के वो सबसे ताजा सबसे लेटेस्ट वर्जनों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जब हम लोग आएंगे और बात करें, देखिए सबसे पहले तो चर्चा ये होना चाहिए कि जिस एक्सेल के लिए इतने सारे लोग अपनी बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से ना इसके तरफ देख रहे हैं, उसका परिभाषा उसका डिफिनीशन तो पता होना ही चाहिए। कोई कहीं भी मुंह उठा करके पूछ ले कि व्हाट इज एक्सेल, ठीक है, चाहे व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एक्सेल, तो हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए इस सारी पृष्ठभूमि के एक साथ लेकर के चलते हुए हम लोग कहां पर आते हैं, एमएस एक्सेल के डिफिनीशन पर आते हैं। बताइए कोई भी आप लोगों में से अगर एक्सेल का परिचय 2 शब्दों में हमें देना हो तो वो हमारे अनमोल शब्द क्या होंगे। मैं भी इसका परिचय दूंगा अपने अंदाज में, लेकिन पहले आप लोग बताएं जितना भी जानते हैं। मैं तो पिछले डेमो क्लास से ये बता चुका हूं कि चाहे आंसर आपके गलत भी हो उसका कुछ इशू नहीं है, बोलने की लत लगानी है, बोलने की कला सीखनी है। containing work of sheets, कि जैसे आपके डिफिनीशन हो गए, ऐसे और भी लोग बताइए। बोलना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तो बोल चुप Sir, मत Excel- रहिए, बोलिए। Sir, Excel is a spreadsheet program from Microsoft. ये तो आपने बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है। ठीक है, एप्लीकेशन है, प्रोग्राम कहना उतना न्यायोचित नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। देखिए थोड़ा और मैं परिचय में जा रहा हूँ, हो सकता है वहां से आपको ना शब्द मिल जाए। जब ना दुनिया में सबसे पहले क्या होते थे, सुपर कंप्यूटर होते थे ना, इस घर के बराबर बराबर कंप्यूटर होते थे जो पोर्टेबल नहीं होते थे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर नहीं लेके जाया जा सकता था। दुनिया में दूर संचार की एक क्रांति आई और तब क्या बना, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो छोटे छोटे अवस्था में होते थे उसको कोई मूव किया जा सकता था, मूवेबल अवस्था में थे। पीसी तो बन गया, लेकिन उस पीसी पर होगा क्या। ठीक है, तो
इस वाले ना रिक्वायरमेंट को सबसे पहले किसने भापा? माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जो बिल गेट्स है, उसने क्या बनाया? विंडोज बनाए। विंडोज क्या होता है? एक सहयोगी कलाकार होता है। किसी भी एप्लीकेशन को सुचारू रूप से उस सिस्टम में चलाने के लिए जो सबसे बेहतर मददगार होता है वो क्या होता है? विंडोज होता है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये सिस्टम पढ़े लिखे लोग ही चला सकते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ऑफिस के लिए एक पैकेजेस बनाया और उसका नाम क्या दिया? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप बताने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितने सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, नोट, ये एक्सेल हो गया, ये आउटलुक हो गया, ठीक है, एमएस एक्सेस हो गया। इस तरह के कितने एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर? ठीक है, सबसे पहले क्या बना? एमएस ऑफिस बना। उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड बना। मैं आपको बताते चलूं, इसके अंदर में ना 11 एप्लीकेशन होते हैं, भूलिएगा मत। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वीडियो हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, एमएस आउटलुक हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। इस तरह के हैं। ठीक है, अभी लेकिन हम लोगों का भी मतलब किससे है? इससे, ठीक है, एक्सेल से है। ठीक है, तो जब हम लोग ना यहाँ पर आएंगे और इसका ना परिभाषा यहाँ पर देंगे। डिफिनीशन ना जानना जरूरी है। जिस एप्लीकेशन के लिए हम अपना कीमती और अनमोल समय देने जा रहे हैं, उसी के बारे में अगर हमें विधिवत ज्ञान न हो, ठीक है, तो हम दूसरों को क्या समझा पाएंगे? खुद नहीं समझ पाए तो हम इसको जस्टिस कैसे कर पाएंगे कि हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियरी है, कितना यूजफुल है? वो तो तब हम समझ पाएंगे ना, जब हम इसके बारे में जान जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके बारे में चलते जानते हैं। अब बताइए, अब एक दो लाइन और बन गया इसमें। मैं ही बता देता हूं, आप लोग की खामोशी बड़ी जानलेवा है। ऐसी खामोशी मुझे कतई पसंद नहीं है। क्लास पावरफुल और हमारा टूल, मतलब लाइव पावरफुल क्लास का टूल बोल मतलब ये सकते है कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इस रिकॉर्डिंग में आपके भी ना सुंदर और सुमधुर ना शब्द या आवाज आनी चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, हम जिंदा इंसानों की क्लास ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेहतर इसको गुड लिसनर बनना जरूरी नहीं है, बोलना भी बीच बीच में जरूरी है। सर हाँ इसको हम बोलिए। पावरफुल टूल बोल सकते हैं। पावरफुल टूल्स बोल सकते हैं, लेकिन ना मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं आपको समझाना हो मुझे और मैं कह दूं कि पावरफुल टूल्स है एक से, तो मेरी इतनी बातों से संतुष्टि हो सकती है? कतई नहीं। बस हम लोग ना ये करें ना कि जैसे हम लोग जो बोले ना, तो कहते हैं ना कि शब्दों की ताकत इतनी मार्मिक होनी चाहिए कि आंखों के सामने नृत्य करने लगे। एक कवित्री के नाम सुने हैं जिनका नाम था महादेवी वर्मा? नाम सुने हैं ना? उनको ना आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। क्या जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में? इसी पर बोल रहा हूँ। एक्चुअली में महादेवी जो थी, उन्होंने ना निबंध लिखने में उनको बड़ी प्रांगत हासिल था। ठीक है, तो उन्होंने हिरण पाल रखे थे, अभी तो स्वर्गवासी हो चुकी है। ठीक है, तो हिरण पाल रखे थे, तो उनके हिरण का नाम सोना था। तो उन्होंने ना अपने हिरण को इस तरह से डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था अपने निबंध में, कि कई सारे उस दौर के चित्रकार थे ना, उनके निबंध को पढ़ करके और फोटो बना दिए थे। आप समझ सकते हैं उन शब्दों की ताकत क्या रही होगी। किसी ना सेमिनार में या किसी एग्जीबिशन में ना मिले वो महादेवी से, तो उन्होंने फोटो दिखाया, चित्रकार जो थे वो फोटो दिखाया, बोले महादेवी आप इन्हें पहचान रही है? तो वो बोले हाँ, ये तो मेरे हिरण का फोटो। आपने कब इसे देख लिया? कब? आपको तो हमने कभी निमंत्रण भी नहीं दिया, आप हमारे घर आए भी नहीं, इस हिरण को देख कैसे लिया? उन्होंने बोला कि जो आपने निबंध लिखा था, उस निबंध को पढ़ करके हमने फोटो बना लिया। बताइए, वो ना होते हैं सब। इस तरह से ना विलक्षण प्रतिभा होनी चाहिए आदमी में कि जिस चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, वो ना कहते हैं एकदम शब्दों को दिल में उतार देना।
वैसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी बोल रहे हैं उनको सैल्यूट है। कम से कम जो भी उनके मन में है, चाहे जो भी क्वेरी है, वो तो कम से कम बोल तो रहे, पूछ तो रहे ना। ठीक है, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ना एक्सेल क्या ऐसे ही हम लोग बना सकते थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस। हो गया कि नहीं? ये तो कहीं से दान में मांग के नहीं लाया गया, यही से ही बन गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ये पावरफुल भी है और पॉपुलर भी है। एमएस ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशन है ना, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, कि जो एक्सेल के तुलना में कंपेयर किया जा सके। दुनिया में सबसे ज्यादा ना अगर सिंगल कोई एप्लीकेशन यूज होता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। ये कंपनी में, मैं प्योर सॉफ्टवेयर की कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं वहां का कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ एक्सेल का। ठीक है, तो जबकि वहां पर ना 2000 के आसपास तो प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग हैं, लेकिन उनको भी एक्सेल की ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है। तो कोई किसी भी प्रोफाइल में रहे, एक्सेल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एक्सेल ना क्या है, वो नमक है जो दाल में भी पड़ेगा और सब्जी में भी। चाहे बिल गेट्स कितनी भी टॉप पोजीशन पर बैठे हो, उन्हें भी दिन भर में कोई ना कोई एक्सेल मेंटेन करनी ही होती है। ठीक है, तो हम लोग उस एप्लीकेशन की आज महिमा मंडन कर रहे हैं जो हमें लास्ट समय तक ना काम आने वाला है। तो देखिएगा ये क्या होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस। हो गया ना, विच इज यूज फॉर, ये किस लिए यूज किया जाता है? अब ये शब्द ना आप एकदम गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं ना, वो मैं कतई नहीं बोलूंगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यही तो आप चाहते हैं। ये किस काम के लिए होता है? ये डेटा इंटीग्रेशन के काम में आता है। सुनिएगा, दुर्लभ दुर्लभ शब्द, डेटा इंटीग्रेशन। उसके बाद किस काम के लिए आता है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको डेटा मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या डेटा मैनिपुलेशन। अच्छा, देखिए मैं बताते भी चलता हूं कि डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास ना 12 सीटें और 12 सीटों में 12 महीने का डेटा है। अगर हमें रिपोर्ट बनानी है, क्वार्टरली रिपोर्ट बनानी है, हमें मंथ वाइज कंपैरिजन दिखानी है, तो 12 सीटों में अलग अलग डेटा रहेंगे तो बन पाएगा? नहीं ना बनेगा। उसके लिए तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा, सारे सीटों का डेटा एक सिंगल सीट में लानी पड़ेगी। तो जब मल्टीपल सोर्सेस से जब एक लोकेशन पर हम लोग इंफॉर्मेशन को लाते हैं, तो एक्सेल की भाषा में इसे डेटा इंटीग्रेशन कहा जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि 12 सीटों का डेटा हम 12 सीटों का डेटा एक सिंगल सीट में ला दीजिए, लेकिन वो डेटा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। कहीं एक्स्ट्रा स्पेस लगे हुए हैं, कहीं नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट है, कहीं लोअर केस, कहीं अपर केस, मतलब उसकी स्थिति बड़ी वो ऐसी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को क्लीनिंग करेंगे, डेटा को फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, डेटा को हम क्या करेंगे, अगर ज्वाइंट है तो स्प्लिट करेंगे। तो इस तरह से स्प्लिट, ज्वाइन, कंबाइन या अनवांटेड एक्सपोज को रिमूव करना, ये कई सारे शब्द हो गए। इन्हीं सारे शब्दों को मिला करके एक सुंदर सा शब्द एक्सेल में चलता है, और वो क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, या उसको आप बोल सकते हैं क्या, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ना कि हमने 20 सीटों से डेटा एक जगह पर ला लिया, डेटा को साफ सुथरा क्लीनिंग भी कर दिए। अब क्या बात आएगी, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक नॉर्मल अवस्था में? एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। नहीं, देखिए एनालिसिस के बाद विजुअलाइजेशन नहीं आएगा। ठीक है, पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस डेटा से क्या क्या रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर एनालिसिस शब्द हम लगा रहे तो एकदम करेक्ट है हम। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं ना, डेटा एनालिसिस। लेकिन मान लीजिए हमने एनालिसिस कर दिया, तो एनालिसिस तो अपने आप आए तक आएगा नहीं, उसके लिए हमें कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चौथा शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटा। बताइए होता है कि नहीं? ये जो काम है वो सब एक्सेल करता है। ठीक है, और डाटा पांचवा में आता है हम लोगों का कौन विजुअलाइजेशन सा? भी करता है। हाँ वही डाटा लिख रहा हूँ मैं। विजुअलाइजेशन। हाँ हाँ ग्रेट, वही अनिल जी मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ना वो क्या करता है ना, डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, ग्राफ चार्ट का सदुपयोग किया जाता है, वो सब हमारा क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन में आता है। तो देखिए ये 5 ना मेन
की कंपोनेंट है ये एक्सेल का यूज करने का, ठीक है। और इसी में बहुत सारी चीजें समाहित है। ये 5 चीजें ना एक्सेल तभी भी करता था जब 1992 में था, लेकिन 1992 में क्या था कि हमें मैनुअल बहुत चीज करने पड़ते थे। आज हम लोग उस लग्जरियस लाइफ वाले दुनिया में जी रहे हैं जहां पर ना फॉर्मूला को लगाना हमें नागवार गुजरता है, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लाया है, पावर क्वेरी लाया है, पावर पाइवट लाया है। एक से एक डेटा विजुअलाइजेशन के ना फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो आपके ना मैनुअल एफर्ट को बहुत कम कर चुके हैं और ना आपके बिजनेस आवर्स को रिड्यूस करते हैं। हमें ना इफिशियंसी हमारी बढ़ जाती है। उस तरह के एक्सेल हम लोग सीखने जा रहे हैं। मैं पहले ही बोला कि आप ये मत सोचिएगा हम खाली एक्सेल के फंक्शन फॉर्मूले या उसके फीचर्स की बात करेंगे, कतई नहीं। हम लोग उसका ना रियल सिनेरियो में कैसे यूज होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैसे यूज किया जाता है ना वो भी देखा जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ना हम लोग इस पर। देखिए जिस एक्सेल की हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, जब भी हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? नहीं, देखिए जब हम लोग एमएस ऑफिस से आते हैं, एमएस ऑफिस से आते हैं तो हमारा एक्सेल एक क्या हुआ, एमएस ऑफिस से जब यहाँ पर आएंगे पूरा हायरार्की दिखाते हैं। यहाँ पर एमएस ऑफिस का एक क्या है, एक्सेल को क्या बोलेंगे, एमएस ऑफिस को क्या है? टूल्स, टूल्स और एप्लीकेशन। टूल्स, हाँ एप्लीकेशन। एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं जब एक्सेल पर आए तो हमारे एक्सेल किन चीजों से मिलकर के बना है। जब एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल में मेनली क्या क्या चीजें होती है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, एकदम उसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक एक्सेल के अंदर में क्या क्या होता है? सेल होता है और अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए सेल आप बताए, उसके बाद बताएंगे कि रेंज होता है, उसके बाद बताएंगे कि सीट होती है, सबसे लास्ट में बताएंगे कि वर्कबुक होता है। अगर कोई हमसे परिचय पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो पहले हम अपने गांव का पिन कोड बताएंगे। नो, पहले वर्कबुक आता है, वर्कशीट आता है, तब सीट रेंज, तब ना सेल्स आता है। तो पहले हम लोग उधारी से मतलब 1 से गिनती करने के चक्कर में हम 100 से शुरू कर दिए, ठीक है। आप लोग बता सही रहे हैं लेकिन थोड़ा उसकी पोजीशन चेंज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, वर्कबुक देंगे ना, देंगे ना। देखिएगा ना, खाली इस सेशन को आप देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा ना कि आपको एक्सेल के बारे में कितनी सारी नॉलेज हो जाती है। आज ही के सेशन में बहुत सारे ना, जिस एक्सेल पर अभी के समय में कुछ देर पहले हम लोग एक लाइन डिफिनीशन देने की अवस्था में नहीं थे, उस एक्सेल पर आप डिबेट करने के लायक बन जाएंगे आज ही के सेशन में, ठीक है। एक वर्कबुक होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्कशीट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, रेंज होते हैं, उसके बाद सेल्स होते हैं। और सेल्स किससे बनते हैं, रो और कॉलम से, कॉलम्स। ठीक है। तो एक्सेल का ना, एक्सेल का अपना परिचय तो इतना ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग इनके बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो हमें तो खूब अच्छा से इसके बारे में जानना है, हल्के में तो लेना नहीं है इसे। तो देखिएगा जब हम लोग वर्कबुक की बात करते हैं ना, यहाँ पर जब भी वर्कबुक की बात करेंगे तो पता है वर्कबुक क्या होता है। जब हम ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर फाइल पर ओपन किए और यहाँ पर हम लोग सेव करने जाएंगे, तो यहाँ पर जानते हैं ये इस सारे वर्कबुक को सेव करने के तरीके हैं। आप बता सकते हैं एक एक्सेल का वर्कबुक को कितने तरीके से सेव किया जा सकता है, एक एक्सेल का वर्कबुक, ठीक है, नहीं पता है ना ये वर्कबुक, ठीक है। जानते हैं एक वर्कबुक को ना हम लोग 25 टाइप से सेव कर सकते हैं, ठीक है। 25 को हमें याद नहीं रहेंगे, हमें मेनली दो चार याद रहते हैं, जिसकी सबसे जबरदस्त जरूरत पड़ती है, मैं वो दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देखे होंगे वर्कबुक के लिए आते हैं ना, तो ये यहाँ पर देते हैं ना, ये टाइप्स दे दिए। देखिए नॉर्मल जो एक्सेल सेव होता है
उसका एक्सटेंशन क्या होते हैं? देखिए नॉर्मल के क्या होता है? डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है, ये नॉर्मल वर्जन के लिए होता है। एक्सटेंशन क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए जैसे हम लोगों के नाम के आगे टाइटल नहीं लगता है, तो टाइटल भी तो किसी उद्देश्य से ही लगाया जाता होगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और यही एक्सेल अगर मैक्रो की हो जाती है फाइल तो डॉट एक्सेल एक्स एम हो जाता है। अगर यही एक्सेल ना क्या हो जाता है कि अगर हमारा क्या हो जाता है, टेम्पलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये डॉट एक्सेल एस टी हो जाएगा, एक्स एस टी हो जाता है। टी माने टेम्पलेट। कभी देखा है आपने एक्सेल में टेम्पलेट कहाँ पाया जाता है? ये माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट फीचर्स है और उसका यूज करके ना हमने अपने ऑफिस में अपने कार्यकाल में बहुत ही फसल काटे हैं, सुनहरे सुनहरे फसल, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर फाइल पर आएंगे ना और यहाँ न्यू पर आएंगे तो देख रहे हैं बहुत सारे टेम्पलेट है यहाँ, ऐसे हजारों हजारों टेम्पलेट में इसमें पड़े हुए हैं। अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो, लाइक जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हुई है और आपको बोल दिया गया कि बजट पर काम करो, बजट की सीट बनाओ, आपने जिंदगी में कभी बजट सुना ही नहीं, और मान लीजिए कि वहां पर कोई ऐसा भाग्य विधाता भी नहीं है जो आके बता दे कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो उस जगह पर हमें ये काम आएगा। देखिए यहाँ पर बजट के टेम्पलेट्स आ गए, देखिए इंटर मारूंगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्चिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट, और यहाँ एक से एक बजट के ना बेहतरीन टेम्पलेट आ गए। आपको जो भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रिएट करेंगे, आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया ना। अब यहाँ एक्सपेंसेस ये वाला आपको क्या मिल रहा है? ओवरव्यू से मिल जा रहा है। भले एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल बेशक न कर रहा हो, लेकिन हमें क्या करना है उसके लिए एक रेफरेंस मिल जाता है, और ये रेफरेंस क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इससे तो हमें कोई किसी से मदद भी नहीं लेनी है, हम उससे मदद लेनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाया है, तो उसकी तो मदद ऑब्वियसली ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या होती है ना, टेम्पलेट की फाइल होती है, ठीक है, इसका ऐसे होता है, ये TX होता है इस तरह से, एक्सेल XLTX, ठीक है, टेम्पलेट की फाइल। लेकिन एक और फाइल होती है बड़ी पॉपुलर होती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ना कि आप लोगों ने कभी उसका यूज नहीं किया होगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ उसका यूज करके, तो उसका यूज करना हमारे लिए कितना जरूरी होता है, ठीक है। यही चीज तो आज सीखेंगे आप, बाइनरी फॉर्मेट, ठीक, इसमें जानते हैं क्या होता है? डॉट एक्सएल, ठीक है। मैक्रो में तो कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, इसके अंदर यहाँ पर जाएंगे बैकग्राउंड में तो देखिए सब हम लोग यहाँ पर यूजर फॉर्म वगैरह सब बना सकते हैं, जो भी जैसा चाहेंगे यहाँ पर डेटा डालना, जो भी करना यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कोडिंग के लिए होती है। अच्छा, टेम्पलेट वाला मैंने दिखा दिया, नॉर्मल एक्सेल तो लगभग जानते ही है। ये बताइए बाइनरी किस लिए यूज होती है? VBA के लिए आई थिंक सर कोडिंग के लिए होती है। VBA के लिए तो ये यूज हो गई, कोडिंग के लिए तो ये वाला हमने यूज कर लिया, मैक्रो VBA वगैरह जो भी है, जब ठीक है, हमारा करेंगे। लार्ज डेटा होता है तो उसमें बाइनरी यूज करते हैं, मतलब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो कम करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए सही यूज कर रहे होती हैं। है। देखिए क्या होता है ना, बाइनरी के यूज क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है तो कई बार होता है ना कि हमारा एक्सेल हैंग हो जाता है, ठीक है, चलाते हैं तो ऊपर नो रिस्पॉन्स वाला एरर आने लगता है। तो बाइनरी फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, अगर सेव कर देते हैं फाइल को, तो इसका दावा है कि कोई भी फाइल आप सेव कीजिए मिनिमम 10% साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो आप लोग मुझे ना प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक मुद्रा में देख रहे हैं, बस ये आपकी आंखें ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आप जो कह रहे हैं कैसे मान ले कि सही है। तो मैं भी कह रहा हूँ, दिखाऊंगा मैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये फाइल मैं नॉर्मल एक्सेल में सेव करता हूँ, उसकी साइज आपके सामने लिखूंगा, और सेम उसी फाइल को ना मैं बाइनरी में सेव कर दूंगा और तब उसकी साइज लिखूंगा, और दोनों को दिखा देंगे रिकॉर्ड एक्यूरेट है, तब विश्वास होगा ना। और डेटा ले लेते हैं तो 50 ग्राम डेटा, इसे क्या होना है, इसे तो पता नहीं चलेगा। कोई एक फाइल का डेटा यहाँ और डाल देते हैं
ताकि एक भारी भरकम साइज हो जाए अपनी फाइल की, तब ना दिखने में सही लगेगा। मतलब आप कसम खा के आए घर से, क्या नहीं बोलेंगे हैं? मुस्कुरा तो रहे हैं करोड़ों रुपया वाली, आप बोल नहीं रहे। नहीं सर नहीं। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे बुलवाया जाता है। एक ऐसे ही हरिंदर जी आते थे पढ़ने बहुत साल पहले, ठीक है, अभी तो दुख के साथ कहना पड़ा कोरोना में उनका मतलब वैसे हो गया, डेथ हो गई, लेकिन वो जब आते थे पढ़ने तब पूरा ऑफलाइन क्लासेस चलती, मतलब वैसे ही जैसे फिर हाँ पीछे तक बहुत सबसे पीछे बैठते थे हरिंदर जी और कहते थे सर ना आपसे कुछ पूछना है, ठीक है। तो मैं बोलता मतलब क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं बोलता था कि पूछ लीजिए, तो नहीं सर अभी कुछ देर में पूछता हूँ, फिर बीच में एक दो बेंच आगे आ जाते थे, फिर ऐसे ऐसे आके अभी क्लास खत्म होने से पहले आकर अचानक आते थे, कहते थे आपका लैपटॉप लिनोवो का है क्या? तो मैं बोला हाँ लिनोवो का ही है। तो मैं बोला क्या पूछ रहे थे? तो सर यही पूछना था। हम इतना पूछने के लिए वहां से यहाँ चल गया है। सर क्या ये सेम क्लास वीकेंड में भी चल रही है क्या? हाँ मतलब शुरू होने वाली है। ओके। ठीक है, देखिए इतना डेटा दे दिया गया ना, और पहले ना मैं नॉर्मल में सेव कर देता हूँ। देखिए कोई भी ट्रेनिंग का मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना कि ट्रेनिंग ना बहुत ज्यादा ना दबाव में, बहुत ज्यादा प्रेशर में कोई काम सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ना जरूरी थोड़ा है कि खाली सीरियस होकर के ही कोई चीज करे तो ही सफल हो, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़ा वैसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना करके भी सीखा जाए। बंदों की इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सर का नेचर ऐसा है कि हम कुछ पूछेंगे तो बता देंगे, और अगर नहीं भी, अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा भी हुआ तो वो नाराज होने वाले नहीं है। बस इतना विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद तो आप खुद ही बोलने लगेंगे, उसके बाद तो वैसे ही हाल चाल पूछेंगे फोन करके। जब भी टेंशन होगी कैरियर से रिलेटेड तो मेरा नंबर सबसे सर्वोच्च शिखर पर आएगा, बोले नहीं इन्हीं से बात करते हैं। तो आइए ना मैं यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ ना, देखिए नॉर्मल एक्सेल है ना, डॉट एक्सेल है। हम लोग अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे, कुछ भी इधर उधर की बात करूं मैं, भी मुद्दे पर तो रहेंगे ही। देखिएगा इसी अवस्था में हम सेव कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल वाले अवस्था में। यहाँ पर ना ठीक है, देखिएगा यहाँ दे दिएगा ना हम लोग, ये 9 अगस्त दे दिया गया और सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सेव कर दिया गया, ठीक है, ऐसे सेव कर दिए। अच्छा यहाँ पर आते हैं ना इधर और चल करके इसकी साइज देख लेते हैं कि कितनी साइज हुई है। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ राइट क्लिक, सॉरी यहाँ पर आ जाएंगे ना और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टीज पर आ गए ना इधर, देखिए आपके आंखों के सामने ना साइज हमने लिख दिया 49.7 के भी है ना, देखिए ये इसका है ना इतना, ठीक है। अच्छा सेम इसी फाइल को देखिएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है, बस यही फाइल है और इसको हमने क्या कर दिया बाइनरी में से, और यहाँ पर सेव कर दिया। और देखिएगा इसकी साइज यहाँ पर लाते हैं, अब ये आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे ना इधर आ जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज में आएंगे ना, देखिए सब कुछ डेटा वही है, वहीं भी ना हमने कुछ नहीं किया। और देख रहे हैं अंतर आया कि नहीं, कम से कम 8 KB का डिफरेंस आया। अभी ये छोटा डेटा था, इसमें तो हम लोगों ने ऐसे भी देखे कि 50% ना साइज रिड्यूस हो जाता है बड़े डेटा पर। तो बताइए हमारे लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार होता है, ठीक है। तो देखिए एक नॉर्मल एक्सेल होता है, मैक्रो का एक्सेल होता है, टेम्पलेट वाला एक्सेल होता है, बाइनरी वाला होता है। मैं पॉपुलर बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और होता है ना वो भी बहुत पॉपुलर है, और वो कौन सा फॉर्मेट होता है, CSV फॉर्मेट।
CSV का नाम जानते हैं क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जैसे ना हम लोग इस सेल का यूज कैसे कर लेते हैं, राम लिख करके कर लिए। अब अगर हमें यहाँ पर मनीष भी लिखना हो, यहाँ पर सैम भी लिखना हो, यहाँ दीपक भी लिखना हो, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, अलग अलग सेल में लिखते हैं। CSV फाइल ये नहीं मांगती है, वो कहती है कि यहाँ पर राम लिख दीजिए, यहाँ पर मनीष लिख दीजिए, यहाँ पर सैम लिख दीजिए और यहाँ पर दीपक दीजिए। तो निश्चित है कि इनकी तुलना में इसमें डेटा हम ज्यादा यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो वही कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, ये CSV की फाइल है। .csv मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, यहाँ पर देखिए। ये वर्कबुक पर चले आए। ये देखिए हम लोगों ने किसके बारे में परिचय दिया, वर्कबुक के बारे में। आपको ना बहुत सारी मुश्किलें आती है, कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक हमारा एक्सेल बंद हो गया, ठीक है। मैं बताते चलता हूँ आप लोगों को कि एक्सेल हमारा अचानक बंद हो गया। अब बताइए, एक्सेल अचानक बंद हो गया और हमने काम किया, हमने से भी नहीं किया है, ठीक है। तो एक दौर ऐसा होता था कि इसके लिए ना बहुत लोग परेशान होते थे पहले पुराने वर्जनों में। जिस दौर में हम लोग एक्सेल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय ना क्या होता था ना कि अगर फाइल बंद हो गई, उस समय लैपटॉप भी नहीं हुआ करता था, डेस्कटॉप होता था, और डेस्कटॉप तो जैसे इलेक्ट्रिक गई तो बंद, ठीक है। तो तब ना फाइल को रिकवर करना ना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज हम लोग एक्सेल के उस सुनहरे दौर में जी रहे हैं, इसमें ना हमारा फाइल चाहे सेव हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना जरूरी होता है, और वो ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर फाइल करके जबरदस्ती कह दूंगा तो से, अगर वो नहीं हुआ तो मैं जबरदस्ती कहूं। देखिएगा यहाँ पर आते हैं, मैं और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, देखिएगा एक्स्ट्रा ला रहा हूँ बताने के लिए। देखिए ऑटो सेव से पहले यहाँ पर ये आते हैं ना, यहाँ पर सेव पर आते हैं। तो देखिए ये लिखा है ना कि सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ना 5 कर देंगे, ठीक है। कम से कम ना 5 मिनट पहले तक का डेटा आपका क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। और ऊपर जैसे उन्होंने बोला, वो यहाँ पर सेव बाय डिफॉल्ट रहता है, ऑटो सेव, ये क्या हो जाएगा, क्लाउड पर सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑटो रिकवर कर देंगे, यहाँ पर लिखे ना, इस पर चेक कर दिया जाएगा कि कीप द लास्ट ऑटो रिकवर्ड वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग। अगर हमने विदाउट सेविंग क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो उससे सेव करें। अच्छा मान लीजिए कि ये तो सब हो गया, जो हमने विदाउट सेविंग फाइल बंद कर दी, उसका डेस्टिनेशन कहाँ होगा, हमने तो कहीं उसको सेव किया ही नहीं है, तो उसको कहाँ से लाएंगे। तो देखिए निचली लाइन यही बात बोल रहा है कि ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। आप इसको ना अपने पवित्र हाथों से कॉपी करेंगे, यहाँ लाएंगे ना, और शिफ्ट विंडोज आर और पेस्ट करके और इंटर मारेंगे। तो देखिए जितनी ऑटो रिकवर्ड फाइल है सबका निवास स्थान है, ठीक है। एक सेकंड, इंटरव्यू वाला कॉल आ गया। ठीक है, तो आइए ना यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो देख लिए ना ये वाला ऑटो रिकवर वाला फाइल पर, ये सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको ना ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी ना आप अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो क्लास एकदम कस्टमाइज ना आपके रिक्वायरमेंट और आपके डाउट्सों के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए लाइव क्लास लेने के फायदे क्या है, यूट्यूब में हम कोई चीज देखते हैं तो वो तरफा होता है, क्या होता है, केवल एक साइड के लोग बता रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या है, आदान प्रदान वाली प्रक्रियाएं हैं, आदान प्रदान प्रक्रियाओं में ना डाउट ज्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। अच्छा वर्कबुक के बाद हम लोग किस पर आते हैं, वर्कशीट पर आते हैं।
अच्छा, आप ये बताएंगे कि वर्कशीट कितने तरीके के होते हैं? कभी आपने सोचा है कि जब भी हम नया वर्कबुक ओपन करते हैं तो 3 सीटें खुल करके क्यों आती है, 4 क्यों नहीं और 2 क्यों नहीं? ये HCL के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पर जाएंगे ना और करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने जितनी सीटें लिख रखी है, जैसे मैंने जानबूझ करके क्या लिखा है, 1 लिख दिया है, लेकिन आप अपने एक्सेल में देखेंगे तो यहाँ 3 लिखा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए हम मैक्सिमम सीट यहाँ पर कितनी दे सकते हैं? 255। यहाँ 255। देखिए 256 दे रहे हैं तो नहीं दे रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, 255। जो कमेंट में नाम नहीं आता है, राइट क्लिक करते हैं, नाम आता है, वो नाम भी यहीं से चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कमेंट दे दिया गया, यहाँ पर ये दे दिएगा ना, ये माटी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये चेंज करना हो तो यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ ऑप्शन पर चले आइए और ये जो माटी लिखा है ना, यहाँ पर जो भी लिखना हो यहाँ, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गया ना, माटी के लिए। ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं है, हम लोग को ये पता करना है कि एक्सेल में सीट कितने तरह की होती है। एकदम एकदम बेसिक लेवल से हम लोग लेके चल रहे हैं, और देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं एक्सेल में वर्कशीट कितने टाइप की होती है। देखिए, एक तो देख रहे हैं वही सीट है, इस सीट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वर्कशीट बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, चलिए अभी इसको तो गोली मारिए, कोई कोई बोलता है क्या सीट, और कोई कोई बोलता है क्या वर्कशीट। ये सीट और वर्कशीट में अंतर बता सकते हैं? ये WNS का क्वेश्चन है इंटरव्यू का, सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीट एंड वर्कशीट। सर वर्कशीट जो होती है वो कॉम्बिनेशन General ऑफ शीट्स worksheet. होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट का मैं समझा नहीं, एक सीट पर दूसरे सीट को लाके डाल देंगे? नहीं, वर्कशीट के अंदर ही शीट प्रेजेंट होता है, मतलब शीट इज ए पार्ट ऑफ वर्कशीट, नहीं, लाइक शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये तेज और अभी ऑल पता आर है, शीट्स। मैं आपको उदाहरण दूं ना, तो सीट और वर्कशीट दोनों के एग्जांपल अवेलेबल है। आप नाम ही तो देख लीजिए ना, वर्कशीट, जो सीट वर्किंग होती है, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि जिस सीट पर हम वर्किंग है वो वाले हमारे लिए क्या हुआ, वर्कशीट। तो सीट 1 और सीट 2 में वर्कशीट कौन हुआ, It one. सीट 1 हुआ। अच्छा, एक सीट ऐसी होती है जो एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन अभी वर्किंग नहीं है, तो उसको हम वर्कशीट नहीं कह सकते, उसको हम सीट कह सकते हैं। तो जो सीट 2 है वो हमारे लिए क्या है, सीट है, और जो सीट 1 है वो हमारे लिए क्या है, वर्क। Worksheets. बस यही अंतर है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्किंग सीट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉट वर्किंग। सर आपने वो नहीं बताया कि 3 शीट क्यों होती हैं ओपन करते टाइम हाँ, डिफॉल्ट। तो ये बताइए, वो 3 सीटों पर मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर वाला बता दिया, मैं नीचे मान लिया हूँ कि भाग जाऊंगा, मैं आ ही रहा हूँ। Spreadsheet. एक नॉर्मल सीट, और उसके बाद, अरे नॉर्मल सीट तो लिख ही दिए, Spreadsheet. अरे वो तो ऐसे बता दिया गया ना, वो तो दूसरा है, भूल जाइए आप। देखिए यहाँ पर 3 सीटें होती है मेनली, एक होती है किसकी सीट, मैक्रो की सीट, मतलब ये यहाँ पर चार्ट की सीट होती है, और एक होती है ना मैक्रो की सीट। ये मैक्रो की सीट ना कई तरीके की होती है, मतलब इसमें इंटरनेशनल मैक्रो की सीट भी होती है, मॉड्यूलर भी करके होती है सीट, मतलब होती मैक्रो की सीट ही है। ठीक है। तो नॉर्मल सीट तो आपने देख लिया, और अगर आपको चार्ट की सीट देखनी हो तो कैसे देखेंगे, तो देखिएगा यहीं पर राइट क्लिक करके इंसर्ट में चले जाएंगे, ये देख रहे हैं ना, ये सीट हो गई, ये कौन सी सीट है, ये चार्ट की सीट आ गई ना। अगर यहाँ पर चार्ट होता, जैसे या जैन, फेब, या मार्च, या अप्रैल, मई, या जून, जुलाई और अपना अगस्त, ये क्या हो गया, मंथ दे दिए गए, यहाँ क्या दे दिए गए, सेल्स दे दिए गए, और यहाँ रेंज बिटवीन में ना
अच्छा, अब जब इसी को सेलेक्ट करके और या राइट क्लिक करके इंसर्ट में आते और ये क्लिक करते ओके करते, देखिए बन गई कि नहीं। अच्छा, दूसरी सीट कौन सी होती है? मैक्रो की सीट होती है। मैक्रो की सीट पर क्या होता है? मैक्रो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे इस पर देखिए दूसरा कोई काम नहीं कर सकते आप, खाली चार्ट के सिवा। वैसे ही ना यहाँ पर देखिएगा इसी तरह का दिखाई देगी। ये मैक्रो की सीट है ना, ये मैक्रो दोनों पूर्व भाई है और यहाँ क्लिक कर देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर कोई नंबर ना ऐसे दे दिया जाएगा। देखिए जो भी नंबर होते हैं वो राइट साइड में आते हैं, देखिएगा, और टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आते हैं। ठीक है, इसको ना आप सम लगाइएगा तो देखिए सम भी नहीं होगा, या क्लिक करें कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसकी सीट है? मैक्रो की सीट है। Micro. ठीक है, माइक्रो नहीं मैक्रो। Macro. हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक क्या करते हैं ना, ये मैक्रो की सीट है। मैक्रो ना कैलकुलेशन के लिए मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो खाली उस पर क्या चला जाता है? रिकॉर्ड मैक्रो चला सकते हैं। और चार्ट की सीट किस काम के लिए होती है? खाली चार्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। और नॉर्मल सीट, देखिए आप इसके बारे में क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उतना प्रासंगिक, उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इनका सारा काम नॉर्मल सीट कर देता है। नॉर्मल सीट चार्ट भी बना लेगा, अब नॉर्मल सीट मैक्रो भी लगा देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि सीट का परिचय दिया जा रहा है तो उसमें बताना जरूरी। ठीक है, कहीं कोई पूछे कि सीट कितने तरह का होता है तो हम लोग बताएंगे कौन कौन? 3 तरह के होते हैं। मैं आप लोगों में से किसी से पूछना चाहता हूँ वो 3 कौन होते हैं, आप बताइए। अभी एकदम तत्काल है। नॉर्मल, चार्ट एंड Mac- मैक्रो। Macro, chart, normal. चैनल पकड़े हैं, मैं इसीलिए तो उसको हटा दिया कि वहां से देखे नहीं। अब बताइए। Macro, normal, नॉर्मल, chart. चार्ट एंड तीन ही तो मैक्रो। है, मैक्रो, नॉर्मल और चार्ट और मैक्रो। नॉर्मल वर्कशीट, चार्ट शीट, ऐसा पूछा इसीलिए जाता है ना कि जो चीजें ऐसे डिस्कस होती है ना वो कभी भूलता नहीं आदमी। सर अब मैं किसी ये से पूछ रहा हूँ, पूछेंगे ये तो जो याद है। चार्ट में नंबर लिखे हैं 326802, तो ये हम नंबर खुद डिसाइड करेंगे या मतलब हमें मिलते हैं? कौन ये वाले नंबर? वो इस रेंज पर डिपेंड करता है। जो रेंज हमने यहाँ से दिया है ना, उसी रेंज के ऊपर ही वेरी करता है। हम भी कर सकते हैं, मतलब हम चाहे तो हम भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो तो दिया ये है हम वो मैनुअल दिया। लिखेंगे या नहीं, मैनुअल नहीं हमने लिखेंगे, वो अपने आप ले लेता है, ये किस अपने आप बेस ले पे लेता लेंगे है। वो? मतलब हाँ, किस बेस यहाँ पे पर लेगा क्लिक करेंगे ना, चार्ट? जो हम लोगों ने वैल्यू दी है वो वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। ये सब बताया जाएगा आगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसको समझ नहीं पाया हूँ सर। अरे आपको अभी उतना नहीं समझना है, आपको बस ये समझना है ना कि सीट अपनी 3 तरीके की होती है। और सबसे खूबसूरती देखिए कि नॉर्मल सीट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट क्लिक, कंट्रोल एन से वर्क होता है। राइट शिफ्ट क्लिक आपने F11, बताया ना अभी, शिफ्ट F11 कभी यूज नहीं किए हैं? नहीं सर, नहीं यूज नहीं किया अभी। अभी यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला उठा लेगा, वो आप अपने में कीजिएगा। मेरे को ना ये जो अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चल रहा है ना, इसका शॉर्टकट की मैच कर जा रहा है। अच्छा, चार्ट के सीट के लिए क्या होता है? इसके लिए होता है ये खाली F11, और ये इसके लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस F11 मैक्रो की सीट के लिए। ठीक है, अभी आते हैं ना हम लोग किस पर, देखिएगा जब हम लोग रेंज पर आते हैं ना, रेंज देखिए सबसे पहले वर्कशीट, वर्कबुक, वर्कशीट और रेंज आते हैं। बताएंगे रेंज कितने तरीके का होता है? एक तो ये रेंज होता है, हाँ, एक यहाँ से ये ले लिया गया ना, नॉर्मल रेंज हो गया। ठीक है, ये वाला हम लोगों के कौन सा होता है? नॉर्मल रेंज होता है। और एक इसी का ना सुंदर सा नाम दे देते हैं, यहाँ डेटा दे दिया गया ना, हाँ, नेम ये क्या दे दिया गया? अब यही पर खाली डेटा लिखेंगे ना, रीडर तो देखिए डेटा आ जाएगा। और यहाँ डेटा दे दिए और ये दे दिया गया, और यहाँ पर क्या हो गया ना, नेमिंग रेंज। और इसको पता है, आप इधर नीचे ले जाकर के मंगोलिया के रेगिस्तान में भी लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेटा, और इंटर देंगे तो दिखा रहा है
ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, अभी तो खाली परिचय करवाया जा रहा है जी ताकि ना एक्सेल के बारे में आपको विधिवत नॉलेज रहे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आता है, जैसे मल्टीपल रेंज नहीं उठा रहे हैं, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अच्छा, सेल्स क्या होता है, सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, combine of ठीक है, row and वर्कबुक को column. हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक किस तरह से होता है, जैसे पिता तुल्य होता है, जैसे पिताजी की संपत्ति में उनके सारे बच्चों का हक होता है, वैसे वर्कबुक का जो फीचर्स है ना, वो देखेंगे ना, उस पर कोई भी सीट पर आप हो, ये फॉर्मूला अपना फीचर्स आपको देगा ही। ये ना डेवलपर अपना फीचर्स देगा ही। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, वर्कबुक के हैं। और वर्कशीट क्या है, उसके एक कंपोनेंट्स है, एक पार्ट है। तो वर्कबुक के सारे सुविधाओं का सदुपयोग करने का नैतिक अधिकार सारे वर्कशीट को है। ठीक है, तो अगर शब्दों के साथ हम लोग मिले, ये क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। अच्छा, ये वर्कशीट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेंज। और रेंज क्या होता है, कलेक्शन Collection ऑफ of cell. सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स। अच्छा, इस हिसाब से सेल्स क्या हुआ, यहाँ कलेक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, Combination of हाँ, कॉम्बिनेशन या इंटरसेक्शन बोलेंगे। देखिए ये वाला दे दिया गया ना, ये क्या हो गया, रो हो गया। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रो और कॉलम में। कुछ लोग ना कितना दिन एक्सेल पर काम कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको रो का है कैसे रो का है। सेम वैसे ही कंफ्यूज होते हैं, जैसे नहीं जाते ऑफिस में, चाहे कि मॉल वॉल में जाते हैं तो पुल और पुश लिखा हुआ होता है, वहां भी कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जहां पर ये दे दिए गए, क्या हो गया, ये रो दे दिए और यहाँ पर कॉलम दे दिया गया। तो ये जो वर्कशीट दिया गया है ना, जहाँ वर्कशीट लिखा है ना, ये वाला क्या हुआ, हमारा सेल हुआ, मतलब रो और कॉलम दोनों मिले। तो इसको हम लोग अपने शब्दों में क्या बोलते हैं, कि जहाँ Yes. रो और कॉलम का मधुर मिलन होता है, उसी पवित्र जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे क्या, इंटरसेक्शन ऑफ row and column. रो एंड कॉलम। अच्छा, अब बात आ गई, अब आखिरी पड़ाव पर है इस वाले डिफिनीशन के। इसके 6 मजबूत स्तंभ होते हैं, उसमें 4 हम लोगों ने पार कर लिए हैं। अब आप लोगों में से बताएंगे कि रो किसे कहा जाता है। अगर किसी को समझाना हो तो क्या बोलेंगे, तो रो किसे बोलते हैं, तो बोला ना कि आदमी यही कंफ्यूज होता है। देखिए ये रो, ये वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ना कि हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस ऑफ सेल्स। हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, रो कहलाता है। और यहाँ पर कॉलम लिखो तो एक गरीब आदमी भी बोल देगा। अब जब ऊपर हॉरिजॉन्टल हो गया तो नीचे तो वर्टिकल होगा। जी इसके लिए कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला है यहाँ पर ना, वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ। अच्छा, निकालना हो कि हमारे एक्सेल में टोटल कितने रो हैं, तो आपको ना यहाँ पर क्लिक करके 16,000 नहीं होते हैं, फिर गलत बोले, 10,48,576। 10 लाख समथिंग होता है सर। और मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये कैसे आप विश्वास करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ हम रोज सबसे लिख लिए और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये दे दिया ना, ये देख रहे हैं 10,48,576। अच्छा, कॉलम कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉलम दे दिए गए और यहाँ पर क्लिक कर दिया यहाँ पर और इंटर कर दिया गया, तो देख रहा है ये 16,384। ठीक है, तो ये हम लोग किसके ऊपर आए हैं, ये एक्सेल के परिचय के ऊपर आए हैं। ठीक है, अभी मैं इस पर ना कुछ आप लोगों का ना टेस्ट लिया जाता है। ठीक है जी देखिएगा, ये बताइए कि जब ना हम लोग यहाँ ऊपर दिया गया है ना, ये 3 चीजें दी गई है, ये एक्स क्रॉस ये और ये तीनों का मतलब क्या होता है, नहीं एक्सेल के अंदर में कितने फंक्शन है, ये सारे को देखना हो तो उस सारे फंक्शनों को एक जगह हम जाकर के देखना चाहते हैं, तो उसका निवास स्थान कहाँ मिलेगा, एफ एक्स।
यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो सारे एक्सेल के ना फंक्शन यहाँ पर चले आएंगे। ऑल जितने एक्सेल के फीचर्स है ना ये सब आ जाएंगे। तो आपको पता है जब तक हमने एफएक्स पर क्लिक नहीं किया था या जब तक हम इक्वल टू नहीं प्रेस करेंगे, उस एफएक्स के बगल में जो दो उसके पड़ोसी है ना, एक क्रॉस वाले और ये वाले, वो हमेशा मूर्छित अवस्था में रहेंगे। देख रहे हैं एकदम कैसे शांति एकदम बनाए हुए हैं। और जैसे देखिए इक्वल टू लिखा, अपने आप जग गए ना। हाँ जी, ये हाँ जी, बताइए इक्वल टू लिखने से ही उनकी आत्मा क्यों जग रही है? इसका मतलब इक्वल टू से उनका रिलेशन है ना। तो बताइए क्या रिलेशन है? ये बताइए, एक्सेल का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग भूल सकते हैं क्या? ये जानना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल एफएक्स सर, तो जान गए जानिए। क्या सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन अगर क्रॉस का यूज और वो ग्रीन वाले सिंबल का यूज किस लिए करते हैं? इंसर्ट फंक्शन एफएक्स ही होता है, उसके पीछे वाला सूत्र है। सर एफएक्स का कोई भी टूल हम यूज कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे यूज करने के लिए राइट क्लिक रहेगा बोलिए बोलिए बोलिए। और अनयूज करने के लिए रॉन्ग क्लिक रहेगा। नहीं, ये जो बता रहे हैं ना ये थोड़ा सही बोल रहे हैं। देखिए इसकी जरूरत क्या होती है ना, देखिए इसका मैं इसी को सामने यहाँ पर लिख देते हैं। क्या गया ना, अब यहाँ पर बताइए, इधर उधर की बात नहीं, सीधे एकदम मुद्दे पे आते हैं। ये किस लिए यूज होता है और ये किस लिए यूज होता है? ये तो हम लोग सीख लिए हैं, जान भी गए हैं। जी, इसलिए इंसर्ट फंक्शन, ये बताइए। अरे इसको क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला लिखते हैं ना, उस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट कराना हो, जैसे जो हाँ जी, इंटर मार करके एग्जीक्यूट कराते हैं ना, वैसे अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये किस लिए होता है? एग्जीक्यूट द फॉर्मूला। और ये क्या होता है? रिजेक्ट द फॉर्मूला। जी। कोई फॉर्मूला को अगर यहाँ पर एफएक्स देखिए, यहाँ की पर लिख रहे हैं प्रॉब्लम ना, हम क्या लोग होगी? सम प्रोडक्ट लिख रहे हैं और ये रेंज दे दिए, यहाँ पर आ गए ना, और देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिए तो क्या आ गया ना यहाँ पर। हाँ जी, अच्छा, ये यहाँ पर हम लोग डिलीट कर दिए और यही सम प्रोडक्ट दे दिया गया और ये रेंज दे दिए गए यहाँ पर, और इसको और क्लिक कर दिए तो देखिए रिजेक्ट हो गया ना। हाँ जी, मतलब कि जितना छोटा एग्जाम्पल है उतना हम लोग इसको कितना बड़ा बना दिए। वो एक भाषा बोलते हैं ना कि जितना का बाबू नहीं उतना का झुनझुना। हाँ एकदम 50 ग्राम का एग्जाम्पल, और उस समय से इतना हम लोग इसको बनाए हुए हैं। बस मेरे को ये कहना था कि जो ये तीन चीज देखे, इसके आगे जो ना ब्लैंक एरिया मिल रहा है, मैं वहां कर्सर नहीं ले जाऊंगा। कर्सर ले जाऊंगा तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए नहीं ले जा रहा हूँ। तो जो ये तीन है ना, देखिए इसके राइट साइड में भी ब्लैंक एक गई है और इसके लेफ्ट साइड में भी ब्लैंक गया, जहाँ पर C69 लिखा हुआ है। ये जो C69 लिखा हुआ है, उस चीज को मान लीजिए कि हम एक्सेल पर परिचय तो जान करके ही पढ़ेंगे ना, तो जो C69 या C79 लिखा गया, उस बॉक्स को क्या कहा जाता है? और आप लोग ना एक्सेल खोलोगे तो कर्सर रो पर रखिएगा, आप विद्या माइती को सब। सर कॉलम ई है और रो 79 है। नेम बॉक्स सर। एलोकेशन है।
हेलो, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है, आपका जी म्यूट सर। था। अरे किसी ने दोबारा म्यूट कर से दिया एक था। बार बड़े बताइए सर। बैच में एक एक से शुभ चिंतक लोग भी होते हैं ना, मास्टर साहब कोई म्यूट कर देते हैं। जी दोबारा से बताइए सर एक बार। कंट्रोल नेमिंग बैच बॉक्स। में ये बता रहा हूँ, ये जो नेम बॉक्स होता है ना, ये हाँ इससे जी, कहीं भी आप जा सकते हैं। जैसे मैं हाँ वही जी, हाँ बता रहा था कि अगर D2000 पर जाना हो ना और इंटर करेंगे तो देखिए पहुंच गए D2000। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, नेम बॉक्स में और हम किसी भी कॉलम पे हाँ और किसी भी रो पे जा लोकेशन पर सकते जा हैं। सकते हैं, या यहाँ पर इसका एड्रेस जान सकते हैं। जहाँ पर कर्सर रखेंगे ना उसका एड्रेस बताएंगे। यहाँ पर ना अच्छा सर, उसको हेडर नेम लिखेंगे, अगर हेडर नेम लिखेंगे तो आएगा? नाम नहीं आएगा, एड्रेस आएगा। नाम यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं? देखिए हाँ लेफ्ट जी, साइड में हाँ एड्रेस आता है और राइट साइड में क्या आता है, नेम आता है। तो उसको एड्रेस ऑफ एक्टिव से, ठीक है। अच्छा, जो एफएक्स के जस्ट बगल में ब्लैंक लाइन खींची गई है उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मूला बार। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है ना फॉर्मूला बार। हाँ जी, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार या टू शो एंड राइट। हम कुछ भी टाइप करके इंटर मारेंगे तो वो शो हो जाएगा, जहाँ भी किसी फॉर्मूला भी भी कॉलम चाहे में कुछ भी लिखेंगे तो रो ऊपर में होगा। दिखाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो ये ABCD आ रहा है ना, ABCD 1 2 3 और यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो ABCD 1 2 3 है, ये दोनों को क्या कहा जाता है एक्सेल का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर। कभी कभी आप देखेंगे ना कि हेडर्स गायब हो जाते हैं। कहाँ से गायब होते हैं? यहाँ पर व्यू पर चले जाएंगे और देखिए हेडिंग्स है ना, यहाँ पर अनचेक कर दिए तो देखिए गायब हो गए। हम लोग को घबराना नहीं है, किधर जाना है, व्यू व्यू में में और जाना या है और हेडिंग्स में, हेडिंग में जाना है। जी जी। या हेडिंग टू हेडर ऑफ वर्क। अच्छा, वहीं से फॉर्मूला बार को भी गायब किया जा सकता है। यहाँ व्यू में जाएंगे और फॉर्मूला बार पर क्लिक कर देंगे तो देखिए गायब हो गया। यहाँ व्यू पर जा करके और ये फॉर्मूला बार पर चले आते हैं। ठीक है। फॉर्मूला बार और नेमिंग बॉक्स भी गायब हो गया। हाँ वो तो एक ही साथ पूरे में, पूरे ये तो पूरा पार्टी खत्म हो जाता है। ये क्या होता है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, ये क्या होता है वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है। इस सब का यूज किया जाता है। देखिएगा मैं यहाँ पर ना आप लोगों को ना, और ये जो फाइल होम इंसर्ट लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, मेनू बार बोला जाता है। इस अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, मेनू आइटम बोलते हैं। ठीक है, चाहे टूल्स बोला जाता है। ये ऊपर वाला है, ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पर जो हेडर का नाम दिया जाता है, ये जिसने लॉगिन किया उसका नाम है, नाम दिया जाए। अच्छा, ये मिनिमाइज मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पर कमेंट करते तो बताइए कमेंट कहाँ जाता है, थ्रू ईमेल। या शेयर करते हैं या फाइल को शेयर करने के लिए, या उस पर कोई कमेंट लिख रहा हो तो कमेंट दे सकते हैं। वन ड्राइव में चलता है, ऑफिस 365 के एनवायरनमेंट में चेक कर सकते हैं। ये ईमेल में जाता होगा ना सर, अगर हम कमेंट्स करते होंगे तो। हाँ ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि मैं बताया ना कि एक्सेल पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये सब ना इस परिचय के लिए हम लोग यहाँ पर ये कर रहे थे। तो इधर आएंगे ना तो देखिएगा, जब मान लीजिए कि एक सीट है, देखिए बड़ी ध्यान से, एक सीट है और एक ही सीट में डेटा है, वही डेटा मान लीजिए इधर है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। इसी को यहाँ पर दिखा देते हैं, ये डेटा देखिए, कोई डेटा क्या हो गया, इधर है और कोई डेटा इधर है। जी, कोई डेटा इधर है, कोई डेटा इधर। अब मान लीजिए इसको ना कंपेयर हमें इससे करानी है, यहाँ पे, यहाँ पर कंपेयर करानी है तो यहाँ पर करानी है, तो बार बार देख रहे हैं दिक्कत हो रही है। तो जानते हैं एक्सेल में सुविधा होती है, हम लोग विंडो के स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ व्यू से ही। और यहाँ पर देख रहे हैं जहां कर्सर रख देंगे ना
यहाँ पर व्यू पर आकर के और यहाँ देख रहे हैं स्प्लिट विंडो कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ सीट के परिचय के लिए। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए स्प्लिट हो जाएगा। अब इस विंडो को ना देखिए यहाँ से चला आया, अब यहाँ से ये, अब दोनों को अब आराम से कर सकते हैं कि नहीं, तुलना कर सकते हैं। जिस भी कॉलम पे रखेंगे वो कॉलम स्प्लिट हो जाएगी। जिस कॉलम पर करेंगे वहां से स्प्लिट हो जाएगी, दीवार खिंच जाएगी। और दूसरी बात होता है, ये मान लीजिए कि दो एक ही सीट में दो भाग हो तो कर दिए। अब मान लीजिए कि दो सीटों को हमें कंपेयर करानी हो, ये तो एक ही सीट में दो थे तो कर दिया, ठीक है। अगर एक ही मतलब हमारे पास एक वर्कबुक है उसमें दो सीटें हैं, तो कुछ डेटा सीट 1 पर है और कुछ डेटा सीट 2 पर है। सीट 1 मान लीजिए कि हमारा जून का है और सीट 2 जुलाई का है, तो हम जून का डेटा जुलाई में मैच करा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होती है। तो जानते हैं उसको भी हम लोग ना आमने सामने कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, रेंज का बताया। अब जो बताने जा रहा हूँ किसका बता रहा हूँ, वर्कशीट का। उसके आगे मैं बताऊंगा क्या, वर्क बुक का बताऊंगा। ठीक है, पहले वर्कशीट वाला देख लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि क्वेरी क्या है। हाँ जी, तो अगर 3 शीट है तो ये तीनों शीट को हम एक ही में देख सकते हैं। हाँ, जैसे एक सीट यहाँ दे दिए और यहाँ पर दे दिया गया, कॉपी कर दिए और ये दे दिया गया। अब हमें क्या करना है ना, किसको देखना है यहाँ से, ऐसे ऐसे बार बार करके आना पड़ा है ना। तो जानते हैं इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना, राइट क्लिक करके इधर आते हैं। सर यहाँ पर क्या वी लुकअप लगा कर नहीं कर सकते इसको? अरे तो वी लुकअप लगाएंगे तो फंक्शन फार्मूला में लगाएंगे, तो उससे ना आपके एक्सेल अभी शीट का कोड फॉर्मूला बढ़ेगा यूज कि नहीं कर रहे नहीं। हैं ना, अभी तो फार्मूला वाले महाकुंभ में आए ही नहीं। अभी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब आएंगे तो एक से एक जहरीले फार्मूले आपको तोहफे में दिए जाएंगे, आत्मा तृप्त हो जाएगी। अभी तो उधर आए ही नहीं है। यहाँ पर ना ये देखिए न्यू विंडो कर देंगे, ये कर दिए गए ना, न्यू विंडो आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ऐसे आ गए, दोनों दो वर्कबुक में आ गए। जो ऐसे ऐसे करने पड़ते थे, अब इसको क्या हो गया कि हम सीट 2 पर चलाएंगे और सीट 1 पर देखिए सीट 2 सीट 1 सीट 2 सीट 1 आगे नहीं। और टाइप से अच्छा, अब मान लीजिए कि दो वर्कबुक है हमारे पास, 2 या 3, एक एक वर्कबुक से डेटा मैच करना है। तो जानते हैं यहाँ पर व्यू होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर किस में चले आएंगे ना, अरेंज ऑल में चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए इतने सारे तरीके से ना आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए सारे अगल बगल इसमें 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 सब भी ओके आगे ना। अभी आप ये सीट जितनी सीटों को आप एक साथ अगल बगल करना चाहते हैं, जैसे हम लोग उसको क्या किए, विंडो कर दिए। अब विंडो में यहाँ पर काम करेंगे यहाँ पर, और फिर आपको इधर जाना होगा, इसमें चेक करना होगा तो इसमें चेक कर लेंगे, मतलब सब खुली रहेगी एक साथ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसे ही बता करके भूल जाऊंगा। आप बताइए इसको करना हो तो कहाँ जाएंगे, कहाँ गए थे अभी? व्यू में जाएंगे पहले। हाँ, व्यू में जाके तो गए थे, बताइए कोई भी। व्यू में जाके विंडो में जाएंगे सर। व्यू में जाकर के अरेंज ऑल याद रखिए, ध्यान कांस्टेंट रहना चाहिए। न्यू विंडो में जाके तो कुछ चेंजेस हुए नहीं थे, हुए थे इसलिए मैंने आपसे तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। देखिए न्यू विंडो में जब गए थे, 2 शीट बनाई थी ना आपने एक न्यू फाइल में। हाँ, एक ये बनाए थे, एक ये और एक ये। तो मान लीजिए इससे तुलना करानी है सीट 1 से, तो हम लोग इसको ना यहाँ पर क्या कर देंगे, न्यू में और न्यू विंडो कर देंगे। ये देखिए बुक 3 का विंडो बन गया। अच्छा, अब यहाँ आएंगे ना, तो अब यहाँ पर हम लोग बुक इस पर चले आएंगे। तो देखिए ये जो खुल रहा है कौन सा खुल रहा है, सीट 1, और ये खुल रहा है कौन सा, सीट 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना, इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ये बहुत सारी अननेसेसरी फाइलें खुल गई। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। एक बार ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
इसके लिए ना मेरी खुद की क्लास लग गई थी एक बार। ठीक है, मैंने ना एक रिपोर्ट डैशबोर्ड बना करके भेजा था जब मैं पेटीएम में हुआ करता था, 197 पेटीएम में, तो रिपोर्ट बना कर भेजा। रिपोर्ट तो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा डैशबोर्ड था, और जो हमारे बॉस थे उनको मतलब इतना उनको अच्छा लगा कि मोबाइल से ही ना वो सीधे कंपनी के एमडी को फॉरवर्ड कर दिया। पेटीएम का मालिक है ना बीएसएस, विजय शेखर शर्मा, कभी पढ़िएगा उसके बारे में यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया बंदा है। ठीक है, तो इसमें ना मतलब बढ़िया का मतलब ये नहीं कि नेचर वाइज, उसकी सोच जो है ना, किस तरह के सोच वो रखता है आगे बढ़ने की, वो जज्बा देखिएगा। कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़ा उसके मतलब इस फील्ड के लोग आते हैं, इस डोमेन में वो अपना ही करता है, तो पता है होटल से उस बंदे को पिक करके और ना जाता है एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, अगर उसे जाना हो तो एयरपोर्ट पर आ रहा है तो वहां से यहाँ तक आता है उसे न्यू आइडिया लेने के लिए। वो कहता है इतने बड़े आदमी है, वो मेरे लिए अपना समय क्यों देंगे। हम उनका जो समय है, मान लीजिए कि होटल में ठहरे हैं तो किसी न किसी गाड़ी से तो जाएंगे ही, एयरपोर्ट पर तो जाएंगे ही, ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट होटल में ही आ जाए, तो जाएंगे ही। तो वो कहता है ना, रिक्वेस्ट करता है कि होटल वालों से कि आप मत छोड़िए, हम इन्हें छोड़ देते हैं। और वो भी तो अरे गरे आदमी नहीं है, पेटीएम का ओनर कोई तथान आदमी है, और उनसे आइडिया लेता है उस बीच में बात करते हुए। अपनी इंटरव्यू में बोला है उसने कि जब पेटीएम की नींव रखी थी तो यहाँ से गया था लंदन, और लंदन से वो है संघाई, चाइना में है, तो जो अली बाबा कंपनी का ओनर है ना, उनकी वहां से क्या थी, टिकट थी संघाई तक। ठीक है, लंदन से आने वाले थे, तो देखिए यहाँ से टिकट करा के लंदन, और लंदन से ना टिकट करा के संघाई, उनके बगल में सीट लेकर के कैसे करके जुगाड़ करके बैठा, और लंदन से संघाई के बीच में आता है तो उसने पेटीएम का आइडिया बना दिया। ये होता है दिमाग। लोगों का आइडिया मिल जाए ना, बस इमारत तो उसी पर खड़ी हो जाती। कोई कोई कंपनी आप देखते होंगे, किसी एक ऐसी चीज को ना इन्वेंशन करके उसी पर पूरी एक कंपनी बन गई। कोई ऐसा चीज लाया मार्केट में जिस पर हम और आप सोचते रह गए, उस बंदे ने उसको प्रोडक्ट बना के मार्केट में ला दिया। आइडिया ही सबसे ज्यादा दिखता है। ये नहीं आप आइडिया फोन मत समझ लीजिएगा, वो तो घटिया है। आइडिया का नेटवर्क मिलता ही नहीं है कहीं, इसलिए तो उसका प्रचार अभिषेक बच्चन करते हैं, तुषार कपूर, अभिषेक बच्चन, एक और है नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो इस पर आते हैं ना हम लोग, ये टू शो हेडर ऑफ वर्कशीट। ये बताइए जो हम लोगों ने सीखा अभी, ऐसा नहीं मैं इधर उधर का बात करके आपको आपके मुद्दे से हटा दिया, नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वर्कशीट को स्प्लिट किया, यहाँ किया ना स्प्लिट वर्कशीट। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने क्या किया, न्यू विंडो किए, ये ना यहाँ रेंज स्प्लिट हुआ, यहाँ क्या हुआ, वर्कशीट स्प्लिट हुआ, और ये क्या हुआ, अरेंज ऑल किया गया। ठीक है, अरेंज ऑल, और इसमें ना वर्क कंपैरिजन हो जाएगा, के लिए होता है। देखिए आप देखिएगा, ये क्लास की आखिरी टॉपिक में बता रहा हूं, और इस टॉपिक के बताने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक्सेल की ताकत उस लेवल तक पहुंच चुकी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक्सेल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप देख करके दंग रह जाएंगे। आपको ना मैं यहाँ पर ना खाली यहाँ कंट्री के नाम दे देते हैं, सबसे ऊपर अपना देश, यहाँ पर इंडिया दे दिए, थोड़ा नाम सही लिखेंगे, फ्रांस दे दिया गया, और यूएसए दे दिया गया, यूके दे दिए, और जर्मनी दे दिया गया, कनाडा दे दिया। ठीक है, ऐसे दे दिया गया ना। और हम चाहते ना कि इसका कैपिटल कहाँ है, ठीक है, इसका टोटल पॉपुलेशन कितना है, इसका फ्लैग क्या है, नेशनल जो वो होते हैं, इसकी करेंसी का नेम क्या है, कौन सी करेंसी चलती है, करेंसी कोड, और इसका ना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है। मतलब कुछ भी आप और भी चीजें लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, आपको जानते हैं ये नए एक्सेल के वर्जनों का तोहफा है, और ये देखिए कहाँ से डेटा उठाता है।
खाली आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, इतने सेलेक्ट कर लिए और डेटा में चले जाएंगे और ये देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक, ये डेटा टाइप, और यहाँ पर ये जियोग्राफी वाले पर क्लिक कर देंगे। बस खाली आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये आ गए ना, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पर कैपिटल आ रहा है ना, एक कैपिटल, देखिए सबका कैपिटल आ गया। अच्छा यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, अब ऐसे तो बहुत सारे जानलेवा एग्जाम्पल बताए जाएंगे। और यहाँ पर क्या दे दिएगा, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन दे दिया गया, देख रहे हैं ये पॉपुलेशन। अच्छा यहाँ पर फ्लैग दे दिया गया, इमेज आ रहा है ना, देख रहे हैं। और यहाँ पर क्लिक करके करेंसी का कोड दे दिए गए यहाँ पर। ये बताइए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, कहाँ पे है? भारत में ही होगा सर। है? इंडिया सर, इंडिया। पूरे के हिसाब से बता दीजिए। मैं इतना दावा करता हूँ ना कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, और जो नहीं सोच रहे हैं वो होगा। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा लोग, कई लोग दबे जुबान से बोल रहे हैं सर यूके होगा, कमजोर नहीं है, यूके होगा। आप जिसको सबसे अच्छा मानते हैं ना, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ जर्मनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, कहाँ का है सबसे ज्यादा? अमेरिका। देख रहे हैं यहाँ का है भाई सर। ठीक है। तो ये खाली ना आप कंट्री का ही नहीं, आप इसमें से देखिएगा क्या क्या चीज निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये नए में। अभी इसमें ना और ये है, यहाँ पर अभी 2 ही का आया है। ऑफिस 365 में ना आप कोई हिस्टोरिकल जगह का नाम लिखेंगे, जैसे दिल्ली लिखेंगे तो दिल्ली में कौन कौन टूरिस्ट प्लेस है, किसी खिलाड़ी का अगर विराट कोहली चाहे रोहित इन सब का नाम लिखेंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका कितना स्कोर, सब कुछ। अगर आप ना मतलब इवन ना आप शेयर का नाम लिख रहे हैं तो कंपनियों का नाम लिखेंगे तो उसका शेयर का क्या प्राइस चल रहा है ये दिखा देगा। बहुत सारे मतलब इतने सारे फीचर्स हैं। ये एआई कहाँ से ला रहा है, तो सिस्टम से ही लेकर कारण, हमारा तो इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे ना अब आज ही बस क्लास में हम लोगों को क्या था, परिचय था। अगली क्लास से हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, 70 तरीके का ना रिपोर्टिंग के तरीके सीखेंगे, टिप्स। पहली बार किसी डेटा से मुलाकात होती है, ठीक है, तो उसके प्रति हम कैसे न्याय करेंगे, किस तरीके से वो डेटा हमें बेकार अवस्था में दिख रहा है ना, तो उसको ना रिपोर्ट के काबिल बनाया जाएंगे। इसके लिए ना हम लोग एपिसोड वाइज चलाएंगे ना। आज और पिछला क्लास एक तरह से परिचय मात्र क्लास होता है। अब इसके बाद ना फिर भी आपने बहुत कुछ सीखा, ये परिचय था, उससे क्या नई चीजें सीखी, लेकिन अगली क्लास में ना प्रैक्टिकल चीजें की जाएंगी और आप देखेंगे एक ही क्लास में आप कितने ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट पा रहे हैं। लेकिन एक चीज अधूरा रह गया, वो क्या अधूरा रह गया कि जो एक्सेल का परिचय हमने आप लोगों से पूछा और मैंने जो बताया वो क्या था, सिस्टमेटिक तरीका था। लेकिन मैं जिस एक्सेल के परिचय के लिए जाना जाता हूँ, अपने शब्दों में मैं एक्सेल को बता रहा हूँ। एक्सेल क्या होता है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बस देखिए, एक एक्सेल मेरी नजरों में, ठीक है, कि कौन कहता है यारों कि एक्सेल एक समस्या है। मेरा मानना है कि एक्सेल एक तपस्या है। भूल जाओगे स्वाद दोस्त तुम रसगुल्लों का, लत अगर लग जाए तुझे एक्सेल के फॉर्मूलों का, और उतने ही पाओगे हीरे जितने घुसोगे अंदर, थकने नहीं देगा तुझे ये एक्सेल का समंदर। क्या हंसी जलवा है यहाँ पाइवट और चार्ट का, सब लोग गुण गाते हैं भी लुकअप स्मार्ट का। यहाँ बाहुबली ऑफसेट का भी गजब का छत्र छाया है, और सम प्रोडक्ट की महिमा पे सबने शीश झुकाया है। डेट टाइम के फंक्शन तो सबके मन को भाते हैं, और एंटीबायोटिक एंटी फॉर मैच हर जगह काम आते हैं। टेक्स्ट के दिलों को जोड़ता है
कॉन्केटिनेट निराला और तोड़ता है फिर उसे टेक्स्ट टू कॉलम मतवाला। एक्सेल ऐसे सुंदर फॉर्मूलों का है एक फुलवारी, और आओ निभाए दोस्तों हम लोग इससे सच्ची यारी। थैंक यू। अब जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तरह से, और वही 70 तरीके के रिपोर्टिंग के टिप्स। अभी एकदम इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसमें सीखेंगे। आगे तो अभी 2.5-3 महीना चल रहा है एक्सेल, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी हम लोगों को? तो अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। एक विनम्र रिक्वेस्ट ये है कि अगर संभव हो तो गुरु जी का दक्षिणा करा दीजिएगा, वो जरूरी होता है, ठीक है। किसका ये सर, एक किसका लाइन एक होती है बार जिस पर बच्चे बोलते ही नहीं है। ये सीट और सब रिकॉर्डिंग वगैरह भेज देते हैं, ठीक है। ये परिचय था, और हम लोग ना इसी एक्सेल पर ना देखिएगा खूब बढ़िया ना, खूब अच्छे रिपोर्ट्स ना नेक्स्ट क्लास से ही सीखेंगे बनाना, और तब ना आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, तब सारी क्वेरियां आएंगी। अभी क्वेरी नहीं आ रही है, देखिएगा ना जब अगली क्लास के बाद से कितनी क्वेरी आएगी आपको, ठीक है। अरे ये तो रो और कॉलम इंसर्ट डिलीट तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं। देखिए एक तरीका होता है ना, यहाँ पर सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। लेकिन जानते हैं ये तरीका राज कपूर के जमाने का है, और अभी हम लोग किस दौर में जी रहे हैं, रणवीर कपूर के जमाने में। तो यहाँ सेलेक्ट करके ऑल्ट आई सी कर देंगे तो देखिए कॉलम हो गया, और ऑल्ट आई आर कर देंगे तो देखिए रो हो गया ना। उसी को सेलेक्ट करके माइनस कर देंगे, जो प्लस करे ना वहाँ माइनस कर देंगे। सर अगर राइट में तो चलिए राइट में मिलते हैं कॉलम ऐड करना हो तो सर राइट परसों में। फिर इवनिंग में इसी जोश करो इसी जज्बे के साथ, ठीक है। कोई क्वेरी होगी तो फिर पूछ लिया जाएगा। सर जो आप ये वीडियो भेजोगे सर थैंक यू।